आज सबसे पहले पर्वतीय लोक विकास समिति भिलंगना जन, मैं नाम भूल जा रहा हूँ। हाँ नहीं, फिर भी नाम लेना जरूरी है। हाँ, भिलंगना क्षेत्र विकास समिति और देवलिंग जन जागरण समिति। मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन सब लोगों के सहयोग से आज इस कार्यक्रम की आधारशिला हमारे छोटे भाई सिंबल जी ने रखी और उनकी टीम के बहुत ही सशक्त सदस्य वीर सिंह राणा जी जो कि गुत्तू क्षेत्र के हैं, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और ख़ासकर इसलिए भी आपका बहुत बहुत आभार है कि हमको पहाड़ के चिंतन से जोड़ने के लिए, मतलब आप बार बार हमको जो है आईना दिखाते रहते हैं, पहाड़ की वो शक्ल सूरत दिखाते रहते हैं, उनकी चिंताओं से हमको अवगत कराते रहते हैं। और 2017 में मैं उन भाग्यशाली लोगों में हूं जिनको आपके संसर्ग में खतलिंग महादेव की यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वाकई वो एक, जिसको कहना चाहिए, बहुत दिव्य अनुभव था। दिव्य इस सेंस में नहीं कि हमने सामने विशाल बागशाला की तरह जो है खतलिंग के उस ग्लेशियर को देखा जहाँ से हमारी जीवनदायिनी नदी भिलंगना निकलती है। वो बिल्कुल ऐसा है, एकदम बहुत ही भव्य ग्लेशियर है। 4-5 धाराएं वहाँ से फूटती हैं और एक दूधिया धारा जिसको बाल गंगा भी कहते हैं वो निकलती है और नीचे आकर वो सारी धाराएं एक समाहित होकर के और फिर भिलंगना नदी के रूप में नीचे बहती है। हमने इसलिए भी वो अनुभव दिव्य, मैं नहीं कह रहा हूं कि उसमें हमने गंगी के लोक जीवन को देखा जो कि अपने आप में, मतलब अब तो खैर वहाँ सड़क चली गई है और थोड़ी तकलीफ भी होती है कि वहाँ जो परंपरागत शिल्प था, जो जिस तरह के वहाँ मकान थे लकड़ी के, वो धीरे धीरे कंक्रीट और सीमेंट में बदलते जा रहे हैं। पर फिर भी वहाँ का जो लोक जीवन है वो अपने आप में एक बहुत ही शानदार कहानी है और जिसकी हम खाली कल्पना कर सकते हैं अपने उसमें किस तरह से वो अपने ठिकाने बदलते हैं। उनके कई 3-4 किस्म के गांव हैं और मौसम के हिसाब से वो उन गांवों में अपने जो उनकी दिनचर्या है उसको, वो भी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात उस यात्रा की रही वो थी कि वो यात्रा एक ऐसी मतलब एक ऐसे कर्मयोगी के चिंतन के साथ हम लोग कर रहे थे जिन्होंने 1983 में ये कल्पना की थी कि ये जो हमारा भिलंगना घाटी का क्षेत्र है जो शेष पहाड़ से थोड़ा सा निरापद है, शेष पहाड़ से जिसकी दुनिया थोड़ी सी भिन्न है, जहाँ विकास की किरणें उस तरह से नहीं पहुँची हैं, जो मुख्य धारा में उस तरह से नहीं शामिल हुआ है, उसको हम मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं। इस चिंतन के साथ वो व्यक्ति 1983 में गढ़वाल कमिश्नर पांगती साहब को लेकर के खतलिंग की यात्रा पर निकलता है। आप सभी जानते हैं
उस कर्मयोगी का नाम स्वर्गीय श्री इंद्रमणि बडूनी जी, जो हमारे उत्तराखंड आंदोलन के सर्वमान्य नेता रहे, 3 बार के वो विधायक रहे। और आपको आश्चर्य होगा, उनके जानने वाले बताते हैं कि दारुल शफा लखनऊ में एक छोटा सा उनके पास संदूक होता था जिसमें एक जोड़ी कपड़े होते थे और अठन्नी चवन्नी उस जमाने में रहती थी। आज के विधायक और उनका आप कल्पना ही कर सकते हैं। और जब पहली बार वो विधायक बने तो ऋषिकेश के दुकानदारों ने उनके लिए कुर्ता पैजामे सिलाए कि बोले यार ये हमारा विधायक दारुल शफा लखनऊ जा रहा है, ये ऐसी फटीचर होकर थोड़ी जाएगा, तो इसलिए उनके लिए सिलाए। अब उस व्यक्ति का चिंतन जो है वो खतलिंग को हम 5वें धाम के रूप में या वहाँ के उस रूप में कल्पना, आपने जैसे बहुत अच्छा कहा कि जब हम धाम की बात करते हैं तो पता नहीं एक डर सा लगता है कि फिर वही भीड़ भड़ाका, वही सारी चीज़ें। लेकिन नहीं, उनका वो खतलिंग के बहाने, उस 5वें धाम के बहाने उस पूरे क्षेत्र में विकास की एक मतलब गंगा बहाना चाहते थे। आप गंगी जो गांव है, जब हम लोग गंगी में पहुँचे तो पता चला कि पिछले ही साल वहाँ पे मुख्यमंत्री मतलब पिछले नहीं 2-1 साल शायद वो 2001 साल पहले हरीश रावत जी वहाँ मुख्यमंत्री के रूप में पहुँचे थे, जो कि 45 साल बाद किसी मुख्यमंत्री की पहली यात्रा खतलिंग की। और खतलिंग गंगी के बराबर में जो इसका जो भिलंगना बहती है, उसका जो संगीत है वो साफ मतलब धीरे धीरे अब ये सोच लीजिए आप कि टिहरी डैम जैसा इतना बड़ा, पूरे एशिया का सबसे बड़ा डैम, जिसको कि हम कहते हैं कि साहब 2400 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, उस डैम में गंगी के उन लोगों की जो वहाँ से जो उनके बराबर से नदी जा रही है, उसमें उनका योगदान तो हम मान के चलेंगे। लेकिन आज़ादी के इतने साल बाद तक 2017 में हम गए थे, तब तक वहाँ पे बिजली नहीं थी, गंगी में कोई बिजली नहीं थी। 1-2 लोगों ने जरूर वो थोड़े से क्या नाम कहते हैं, ये जो सौर ऊर्जा के वो लगा रखे थे। टेलीफोन का तो खैर सवाल ही नहीं है। एक पंचायत घर वहाँ पे बनाया गया था, उस पंचायत घर में जरूर एक क्या सैटेलाइट फोन टाइप का कुछ रख दिया गया था कि कभी वो भी शायद गढ़वाल मंडल विकास निगम का वहाँ पे जो वो था सेटअप था, उन्होंने रखा था। तो वहाँ पे बडूनी जी ने जो ये कल्पना की कि नहीं भाई, इस पूरे क्षेत्र को हम लोग एक देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि वो धीरे धीरे चीज़ें मतलब वो उस रूप में नहीं हो पाई, और 99 आते आते बडूनी जी की तो डेथ हो गई, और फिर वो यात्रा मतलब एक तरह से ठहर गई। 2015 में ये जो समितियां हैं जिनका अभी हम लोग नाम ले रहे हैं, और हमारे सामने बैठे हमारे छोटा भाई सूर्य प्रकाश सिंहवाल जी, वीर सिंह राणा वगैरह, इन सब लोगों ने मिल करके 2015 में यह बीड़ा उठाया कि नहीं भाई, हम लोग इस यात्रा को हमको कंटिन्यू करना चाहिए और बडूनी जी का जो सपना है वो हमको आगे ले जाना चाहिए। और आज भी इस बार तो खैर उस पूरे इलाके में घुत्तू में जिस तरह से घुत्तू भिलंगना घाटी में जिस तरह से लैंडस्लाइड हुआ है, उसको देख करके हमारी भी चिंता बढ़ी कि अचानक से ये क्या हो गया। लेकिन जैसा कि अभी मैडम ने कहा भी कि हमें यात्राएं करता रहना चाहिए। यात्राएं करने से सबसे बड़ी जैसे केवल बडूनी जी या हम लोग जो इस यात्रा का उद्देश्य खाली ये नहीं है कि भाई एक यात्रा कर ली हमने, वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना कर दी और धाम बना दिया, ये हो जाएगा नहीं।
हम लोगों को अपर हिमालय में, उच्च हिमालय में जिस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, उनके प्रति भी तो लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। आप जब अपर हिमालय में यात्राएं करते हैं तो वहाँ जिस तरह से जो कहीं पे भाई हाँ कुछ लैंडस्लाइड है, कहीं पे रास्ते वो हो रखे हैं, आपका ग्लेशियर पीछे जा रहे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो इन्फॉर्मेशन के आधार पे आप एक वो बनाते हैं, नीतियाँ बनाते हैं, सरकार तक बात पहुँचती है। एक उदाहरण मान लिया जाए, करगिल के समय में अगर ऊपर वो यात्राएं लोगों, वो जो एक बकरवाल थे उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। हमारे ये क्या नाम कहते हैं, जब केदारनाथ की आपदा हुई 2013 में, उससे पहले 2012 में या 2012 में कुछ जर्नलिस्ट लोग गए ऊपर, उन्होंने वो खतरा जो है अखबार, बल्कि में जागरण में वो छपा भी, वो पूरी स्टोरी भी छपी कि भाई चोराबारी के लिए वो जो ताल है उस पर खतरा मंडरा रहा, लेकिन सरकारें ध्यान नहीं देती। सरकारों ने ध्यान दिया नहीं तो 2013 में जिस तरह की आपदा हम लोगों ने देखी, उसका सब लोग तो सबसे अब हम ये कह रहे हैं कि यात्राएं हों, यात्राओं के बहाने वहाँ के जो पूरा एनवायरनमेंट है, वहाँ का जो वो है, उससे हम लोग उसके बारे में भी। अब मैं आपको बताऊं 2000 मतलब आज से करीबन 10-15 साल पहले की बात है। मैं तुंगनाथ यात्रा पे गया, करीब शायद उसके बाद कपाट बंद होने वाले थे, तो गए तो चोपता से हम लोग, मैंने एक लंबी सी, अकेला ही था मैं, चोपता से एक लंबी सी डंडी जो होती है सोटगी, जिसको वो रिंगाल की वो दे देते हैं, वो लेकर के और मैं ऊपर चलने लगा। चलते चलते जैसे ही ऊपर चढ़ाई शुरू हुई तो आसपास में जो भी मुझे रैपर्स वगैरह, जो बोतलें खाली ये वो दिखाई दे रहे, तो जितने मेरी रेंज में आ रहे थे वो मैं उसको छड़ी के सहारे और पास में ही, मतलब वो थैले भी वही फेंके हुए थे लोगों ने, उनमें भरता चला गया। ऊपर पहुँचते पहुँचते मेरे पास 3 थैले भर गए प्लास्टिक के, वो जो पूरा कूड़ा कबाड़ जो था। अब 3 थैले भर गए तो अब मेरे सामने समस्या ये थी कि मैं इन थैलों को भी कहाँ करूँ, कहाँ ले जाऊँ इनको। हालांकि वो हल्के ही होते हैं, रैपर्स ही, तो ठीक है थे। मैंने हो सकता है ऊपर कोई कूड़ा घर हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो जिसमें मैं इसको दे दूँगा। तो गया ऊपर, तो जहाँ पे वो प्रसाद वगैरह बांटते हैं, तो प्रसाद वगैरह के पास में मैंने वो थैले रखे और वो बच्चे से प्रसाद की थाली ली। तो मैंने वो बच्चे को बताया, मैंने कहा बेटा ऐसा है कि ये यहाँ पे मैंने कुछ ये थैले रखे हुए हैं 3, इसमें मतलब इसमें पूरा कूड़ा कचरा है, तो ध्यान रखना, मैं अभी ऊपर पूजा करके आता हूँ। ऊपर पूजा करने गया तो वहाँ पे एक पंडित जी जो है वो रसीद बुक वगैरह लेकर के आ गए कि साहब कुछ इसका जीर्णोद्धार करना है, कुछ पैसा वैसा दे दीजिए। मैंने अभी जीर्णोद्धार तो होता रह गए, तो मंदिर समिति का काम है, क्योंकि मंदिर समिति के तहत आता है, लेकिन आपने रास्ते पर कहीं पे भी एक बोर्ड तक नहीं लगा रखा है, यहाँ पे आसपास कहीं कोई कचरा घर नहीं है जहाँ पे आप कूड़ा निस्तारण कर सकें। एनीवे उसको उनको प्रवचन पिला करके मैं नीचे आया। नीचे मैंने देखा कि मेरे 3 थैले गायब हैं, 3 थैले गायब हैं। तो उस बच्चे से मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा ये कहाँ चले गए? अभी तो यही मैं ऊपर पूजा करके आया, तुमसे कहा था। तो वो बेचारा बड़े उत्साह था, बोले मैंने चूँकि प्रसाद उससे लिया था तो उसको लगा कि भाई उसने अत्यंत उत्साह में वो काम कर गया कि मैं तो उन थैले को ठिकाने लगा गया हूँ। तो मैंने कहा तुमने कहाँ फेंके थैले? तो उसने इशारा किया उस तरफ। मैंने कहा जा करके देखता हूँ। तो मैं गया थोड़ी, यहाँ जो तुंगनाथ का मंदिर है उससे नीचे थोड़ा आगे पहाड़ी की तरफ। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि वो जो पूरा ऊपर से नीचे तक, मतलब कूड़े का एक गधेरा नीचे तक चला जा रहा है और उसमें सारा कचरा प्लास्टिक का भरा हुआ है। बल्कि उसको मैंने थोड़ा अपने संस्मरणों में लिखा है कि मैं इस आते हुए जब लौट रहा था तो वो कचरे से मेरी हिम्मत नहीं पड़ी आंख मिलाने की, और मैं इस नकली स्विट्जरलैंड से भाग खड़ा हो गया। तो पहाड़ों में मतलब ये एक जो है ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम लोग
सरकारें इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही हैं, कोई सरकारों का इस ओर कोई मतलब ये नहीं है कि एक बोर्ड तक हमको नहीं मिलते हैं ऐसे तीर्थों पे कि भाई आप, और बाकी जो जाएगा बाहर से जाएगा यात्री जाएगा उसको तो परवाह नहीं है, बहुत कम। हालांकि अब बच्चे आज की तारीख में जागरूक हैं, थोड़ा बहुत चीज़ों को समझते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को परवाह नहीं होती। वो हम लोगों को किसी न किसी तरह से, और ऐसा नहीं है कि सरकारों के पास मतलब वो नहीं है, मतलब बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे, चूँकि पहाड़ में तो बड़ी पर्यावरण को लेकर के बहुत सारे चिंतनशील लोग हुए हैं, सब ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स अलग अलग समय पे सरकारों को सौंपी भी हैं, और नहीं भी सौंपी हैं तो उनका एक चिंतन है। अगर सरकार आज की तारीख में चाहे तो वो जो फाइलें हैं उनके फीते ढीले करे और देखे तो सही कि भाई इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। वो अगर उनके सजेशंस को या एक ऐसा कोर ग्रुप बनाया जाए जो कि विभिन्न क्षेत्रों, खाली ऐसे नहीं अफसर साहों से नहीं चलेगा, सामान्य कॉमन लोग जिनके अपने अनुभव हैं उनको लेकर के सरकार एक ग्रुप बनाए, और उस ग्रुप को बना करके उसके आधार पर या पिछली जो सिफारिशें की गई हैं उनके आधार पर एक नीति बनाई जाए, उस नीति के आधार पर आगे फैसले हों कि हाँ क्या किया जाए। टिहरी डैम की आपने बात की, और ये भी कहा कि हम लोगों को, या ये भी बात आई, ग्रीन बोनस की बात आई, रॉयल्टी की बात आई। मैं कह रहा हूँ कि 12% रॉयल्टी का तो बाकायदा हम लोगों का अधिकार है, वो तो कानूनन आपको मिलनी चाहिए, लेकिन मिलती कहाँ है। अगर आज कोई, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी लोग गए, उन्होंने भी कहा टिहरी डैम से भाई हमको 12% की रॉयल्टी मिलनी चाहिए, लेकिन जब ये डबल इंजन की सरकारें हैं, इनका ये भी नुकसान होता है हम लोगों को कि सेंटर क्यों देगा भाई आपको, उत्तर प्रदेश सरकार क्यों देगी आपको, हैं, और आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप ले सको। तो ये बहुत सारे विषय हैं जिन पे मतलब ये वो होना चाहिए कि सोचा जाना चाहिए कि किस तरह से हम पहाड़ को लेकर के, हिमालय को लेकर के, उनकी चिंता, उसकी जो चिंताएं हैं उनको लेकर के क्या करें। मैं चूँकि डॉक्टर साहब ने, गोविंद भाई साहब ने कहा कि भाई व्योमेश को ही बोलना है, ये करना है, मैंने कहा मैं लिख तो सकता हूँ, मुझे बोलने का बहुत ज़्यादा अभ्यास नहीं है तो मैं एक समअप करते हुए एक कविता के, अपनी लिखी हुई कविता के 2-3 बंद सुनाना चाहता हूँ, इजाज़त है तो मैं सुना सकता हूँ। उसमें थोड़ा बहुत ये निचोड़ आप लोगों को शायद मिले, और ये एक नकारात्मक भाव के साथ में सकारात्मक संदेश देती हुई कविता है कि अब धूप की बात नहीं भाती, अब धूप की बात नहीं भाती, चल धूल की बात करें साथी। अब धूप की बात नहीं भाती, चल धूल की बात करें साथी, झड़े फूल गुलाब कनेर कदम, चल शूल की बात करें साथी। झड़े फूल गुलाब कनेर कदम, चल शूल की बात करें साथी, आजाद किनारे नदियों के बंधक होकर कैसे दरके, आजाद किनारे नदियों के बंधक होकर कैसे दरके, हमको कुछ याद नहीं रखना, चल भूल की बात करें साथी। हमको कुछ याद नहीं रखना, चल भूल की बात करें साथी। शब्दों की जिन मीनारों से अर्थों के दरीचे खुलते हैं, बड़े बड़े NGOs काम करते हैं, बड़े बड़े। शब्दों की जिन मीनारों से अर्थों के दरीचे खुलते हों, आ ओट में उनकी बैठ के हम फिजूल की बात करें साथी। आ ओट में उनकी बैठ के हम फिजूल की बात करें साथी। बेशर्म तपन के हिम्मत से जब इश्क के चर्चे आम हों, ग्लोबल वार्मिंग को आप इससे जोड़ सकते हैं। चल शूल की बात करें। बेशर्म तपन के हिम्मत से जब इश्क के चर्चे आम हुए, कलियों के कान में चुपके से बबूल की बात करें साथी। कलियों के कान में चुपके से बबूल की बात करें साथी। अब विकल्प क्या है? अंतिम बंद है
उनका क्या वो तो तूफान को कश्ती, उनका क्या वो तो कश्ती को तूफान के हवाले कर बैठे। उनका क्या वो तो कश्ती को तूफान के हवाले कर बैठे और बस्ती के बूढ़े नाविक से मस्तूल की बात करे साहब, बस्ती के बूढ़े नाविक से मस्तूल की बात करे साहब। बहुत बहुत